नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। आज तक के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से वेलकम। और ऐसा कि आप जानते हैं इस वक्त इज़राइल और ईरान के बीच जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर कई सवाल आपके मन में होंगे, और ऐसे ही एक विषय को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। खासकर कि जो ईरान और इज़राइल के बीच में इस वक्त हो रहा है, जिसमें कुछ बाकी देशों के जो प्रॉक्सी वॉर्स जो लड़ते हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं, उनका क्या रोल है। और ख़ासकर कि जो हसन नसरल्ला हैं, उनकी मौत के बाद कैसे एक नया अध्याय लिखा जा रहा है इज़राइल और जो वेस्ट एशिया है उसके हिस्टोरिक चैप्टर में। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से हसन नसरल्ला की मौत या इस्माइल हानिया की मौत में जो भारत में जिस तरीके के बदलाव देखे जा रहे हैं वो क्यों देखे जा रहे हैं, हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अशरफ जैदी से हम बात करेंगे जो वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, और बहादुर अब्बास जी से बात करेंगे जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन हैदरी ऑर्गेनाइजेशन के, जो शिया मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और भारत में और विश्व भर में इन्होंने काम भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ आज तक के स्टूडियोज़ में जुड़ने के लिए। तो पहला सवाल यही, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जहन में यही सवाल है, अशरफ भाई आपसे शुरुआत करते हैं। हसन नसरल्ला की मौत हुई, इज़राइल ने कहा कि हम हिज़्बुल्लाह के टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहे थे। एक अजीब सी जो एक मातम की लहर है लेबनान और ऐसे नेशंस में तो जायज़ सी बात है, लेकिन भारत में भी इस पर जो है सवाल खड़े हुए, भारत में भी इस पर लोग भावुक हुए, ऐसा क्यों? देखिए, लबनान में जो रेसिस्टेंस मूवमेंट है उसको सैयद हसन नसरुल्लाह ने ही, उसके एक फाउंडर मेंबर थे वो। और सैयद हसन नसरुल्लाह की जो इमेज थी न फ़कत लबनान में बल्कि पूरा वेस्ट एशिया के देशों में और वेस्ट एशिया के अलावा जो दूसरे देश हैं जहाँ पे मुसलमान बसता है वहाँ पर उनकी इमेज एक एक बहुत बड़े योद्धा और एक बहुत बड़े इंसान के जो उसूलों के लिए लड़ता हो, जो एक कॉज़ के लिए लड़ता हो, वो कॉज़ जो कॉमन है तमाम मुसलमानों के लिए। फ़िलिस्तीन का इशू, मस्जिद अक्सा का इशू, मस्जिद अक्सा के इशू को लेके आपने एक मूवमेंट लबनान के अंदर खड़ा किया, जबकि लबनान के ख़ुद बहुत सारे हिस्सों के ऊपर इसराइल की आक्रमण नीतियाँ जारी थी। वहाँ पे इसराइल कब्ज़ा जमाए हुए था। लबनान के अंदर बेरूत तक इसराइल कब्ज़ाए हुए था। उस वक्त हिज़्बुल्लाह का वजूद हुआ। हिज़्बुल्लाह 1982 या 83 के अंदर उसने अपनी एग्जिस्ट होने का ऐलान किया और तभी से हिज़्बुल्लाह लबनान की पॉलिटिक्स का भी हिस्सा बना और लबनान की आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ना शुरू की, जबकि उनका मेन कोर्स और मेन ऑब्जेक्टिव मस्जिद अक्सा की आज़ादी था। लेकिन इसराइल था जो अपने आस पड़ोस के देशों के ऊपर कब्ज़ा जमाए हुए था, चाहे वो जॉर्डन हो, सीरिया हो, ख़ुद लेबनान हो, इराक़ हो। ये वो देश हैं, या इजिप्ट हो, ये वो देश हैं जो इसराइल की आक्रमणकारी नीतियों से ग्रस्त थे, परेशान थे, और जो आवाज़ इसराइल के ख़िलाफ़ उठती थी वो तहस नहस कर दी जाती थी, उसके ऊपर आक्रमण करके उसको दबा दिया जाता था। हसन नसरुल्लाह और उनके साथियों ने हिज़्बुल्लाह को तश्कील दिया और एक लड़ाई का आगाज़ किया जो लबनान की आज़ादी की लड़ाई थी। लेकिन ये आवाज़ और ये शख्सियत दूसरे अक़वाम के लिए जो मंतक़े और इस रीजन के अंदर बसती थी और इसी तरह पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद बन गई कि ये वो शख्स है, ये वो मूवमेंट है जो मस्जिद अक्सा को ज़ायनिज़्म से वापस लेके हमें पलटाएगी। लिहाजा एक उम्मीद वाबस्ता थी इस शख्स से, और लबनानी नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर
सैयद हसन नसरुल्लाह की आवाज़ को सुना जाता था, उनको इस हिसाब से जाना जाता था कि ये वो आवाज़ है जो दबे कुचलों की आवाज़ है, जो आवाज़ उन लोगों की थी कि जो मज़लूम थे, जो मज़लूम वाक़े हुए थे, फ़िलिस्तीन की आवाज़। लिहाजा उनकी जो फॉलोइंग थी वो बहुत ज़्यादा थी दुनिया के अंदर, और यही वजह है कि जब उनको इसराइल ने बैरूत के अंदर शहीद किया तो दुनिया भर की वो आवाज़ें जो उनसे उम्मीद लगाए हुए थी वो सड़कों पे आए, उन्होंने उनके लिए एहतजाज किया और उनके लिए मजलिसें की, मातम किया, और उनको वो अपना हीरो समझते हैं आज भी। वो ज़िंदगी में भी हीरो थे और आज भी उनके लिए हीरो हैं। ये दूसरी बात है कि इसराइल का स्टैंड क्या है या जो वेस्टर्न मीडिया है उसका स्टैंड क्या है, लेकिन वो अपने क्षेत्र के लिए, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए वो कल भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं। और मैं समझता हूँ जैसे जैसे इस इशू को आप दुनिया में देखते चले जाएंगे, वैसे वैसे सैयद हसन नसरुल्लाह को एज ए हीरो लोग सैल्यूट करते चले जाएंगे। और वो जो नीति है इसराइल की, जहाँ जहाँ उसका विरोध होगा वहाँ पे सैयद हसन नसरुल्लाह की लोग तारीफ़ करेंगे, उनको मानते हैं और उनको मानते रहेंगे। और इसी से मेरा ये सवाल कि माना कि ईरान के जो शिया मुसलमान हैं या लेबनान के जो मुस्लिम समुदाय हैं, जितने फ़लस्तीन में रहते हैं या वेस्ट बैंक में रहते हैं, वो मानते हैं उनको अपना हीरो, भारतीय शिया मुसलमान भी इसमें शामिल हुए। कई जगह उनके लिए मातम मनाया गया, कंडोलेंस मीट रखी गई। अंजुमन हैदरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने इसका जो ऑर्गेनाइज भी किया। तो ऐसा क्यों है कि भारतीय मुसलमानों के लिए, और मैं देख रही हूँ कि इसमें शिया सुन्नी वाली बात नहीं है, क्योंकि कश्मीर में हमने देखा वहाँ पर भी लोगों का जो हुजूम था वो बाहर निकला हसन नसरुल्लाह के नारे लगाते हुए। लखनऊ में भी ऐसा हुआ, दिल्ली में भी ऐसा हुआ, काफ़ी राज्यों में ऐसा हुआ। तो ऐसा क्यों है भारत में? देखिए, जैसा अभी अशरफ भाई ने भी बताया कि हसन नसरुल्लाह साहब जो थे वो एक रिलीजियस लीडर भी थे, साथ साथ आयतुल्ला भी थे वो। और उनकी जो लड़ाई थी उनका आप देखिए, उन्होंने अपने जवान बच्चे को, उनका लड़का शहीद हुआ, वो किस लिए शहीद हुआ? वो हुआ मस्जिद अक्सा के लिए। मस्जिद अक्सा शिया सुन्नियों में भी कोई फैक्ट हो, चाहे वो बरेलवी देवबंदी, सबके लिए मौत पर है। हर मुसलमान ये चाहता है कि मस्जिद अक्सा हमारी हिफाजत से रहे। और ये जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये जो शहीद हुए हैं हमारे आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह साहब, ये कोई ज़ातियात किसी के ऊपर नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट ये मस्जिद अक्सा को बचाना चाहते थे। साथ ही साथ जो इसराइल का मिशन है, आप देखेंगे, ये एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो मैप है जो ग्रेटर इसराइल का वेबसाइट पे ऑफिशियली पड़ा हुआ है। इसके अंदर ये दो आप ब्लू लाइंस देख रहे हैं, ये इनके फ्लैग के अंदर देयर इज 2 लाइंस एंड इन द सेंटर देयर इज अ स्टार। ये 2 लाइन है, ये दरियाए नील है, नील रिवर, और ये फुरात रिवर है। ये उनका कहना है कि दरियाए नील और फुरात के बीच का सारा एरिया जो है ये ग्रेटर इसराइल का पार्ट है। अब उसमें क्या क्या आता है? उसमें सऊदी अरबिया का मक्का भी आ जाता है हमारा। इसके अंदर करबला भी आ जाती है जहाँ इमाम हुसैन का श्राइन है। इसके अंदर सीरिया भी आ जाता है, कुवैत भी आ जाता है, जॉर्डन भी आ जाता है। तो आप ये बताइए, जो एक कंट्री, जो एक आपका डिक्लेयर्ड उनकी पॉलिसी है कि हम इन सब जगहों पे कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, जो हमारे मुकद्दस मकामात हैं उन्हें ख़त्म करेंगे, तो क्यों नहीं होगा ये रिएक्शन? जो हमारे मुकद्दस मकामात को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हसन नसरुल्लाह साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी एक 100% एक जालिम के खिलाफ। और इमाम हुसैन का कॉल रहा है कि कभी भी किसी जुल्म के खिलाफ जितनी देर से आवाज़ उठाओगे उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। और दूसरी ये बात भी हकीकत है, आप ये समझ लीजिए, जो जालिम है वो सबके लिए जालिम होगा। आज एज ए इंडिया, अगर हम लोग आज ये सोचते हैं कि अभी तो ये 50,000 बच्चे वहाँ मार दिए इन्होंने, इसराइल ने, और ये बड़ा जो है साहब कल हमारे साथ अच्छा रहेगा, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी यहूदी जो ये जीव्स हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इन लोगों ने इस तरीके का आतंकवाद फैलाया हुआ है, आतंकवाद की फैक्ट्री लगाई हुई है। ये हर जगह, हर कंट्री के अंदर इस तरीके के हालात पैदा करते हैं जिससे उनको बेनिफिट हो। तो आज की डेट के अंदर आप ये समझ लीजिए, जो आपका सवाल था
कि हिंदुस्तान के शिया सुन्नी सब लोग नसरुल्लाह साहब के कंडोलेंस के लिए क्यों इकट्ठा हुए, क्योंकि सब ये मानते हैं कि वो हम सब की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे मुकद्दस मकामात की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे थे। और जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आज की डेट में हमारी कंट्री में भी कहा जाता है कि साहब, मैं इंडिया की मिसाल देता हूँ। आज मान लीजिए कि इंडिया के साथ में नेपाल है। अब नेपाल के ऊपर अगर कोई जबरदस्ती कब्जा करने आ जाए, मानी पाकिस्तान ही कब्जा करने लग जाए, तो इंडिया की पॉलिसी क्या होगी? 100% इंडिया की पॉलिसी ये रहेगी कि उस पर कब्जा नहीं होने देंगे, और अगर वो कमजोर है तो हम उस कमजोर की मदद करेंगे। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछती हूँ क्योंकि वाकई में जब आप बताते हैं हिस्टोरिकली हसन नसरल्ला हिजबुल्लाह का जो उन्होंने पूरा एक संस्थान है वो बनाया, लेबनान की सिविल वॉर में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन फिर भी उन्हें एक वेस्टर्न मीडिया की अगर बात करें उस नैरेटिव से इजराइल और उसके एलाइज जो हैं आतंकवादी भी कहते हैं। और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं वो धर्म की भी बात करते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को डिसआर्म नहीं किया, यानी कि बंदूकें, असला बारूद, ये सब हमेशा हिजबुल्लाह के पास रहा। और एक वक्त पे तो हिस्ट्री, इतिहास भी यही कहता है कि वो लेबनीज स्टेट से भी बड़े जो हैं बन गए। और इस लिहाज से आज भी जो ज़्यादातर मुल्क हैं या देश हैं या मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि अगर कोई लेबनान में एक्सेप्टेड है तो उन्हें असला बारूद और हथियार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैं बताता हूँ इसका जवाब। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पार्टी है। अब आप ये बताइए, इंडिया के पास, हमारे पास आज परमाणु बम भी है, हमारे पास हथियार भी हैं, हमारे पास सबमरीन्स भी हैं, हमारे पास फाइटर प्लेन्स भी हैं, हमारे पास क्यों हैं? हम आतंकवादी हैं। हम एक For नेशन our की defense, तरह, जी हाँ, नेशन की हम तरह। एक सिक्योरिटी एग्जैक्टली। सो हिजबुल्लाह जो है जॉर्डन की जो रूलिंग पार्टी है उसका पार्ट है। हिजबुल्लाह जो है वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, लेबनान और सॉरी लेबनान की। और लेबनान के अंदर जो वहाँ के पार्लियामेंट है उसके अंदर उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके एमपीज हैं, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पार्ट हैं। तो आप ये बताइए, जब वो गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री उनको जरूरत है, हथियारों की भी जरूरत है, आर्मी की भी जरूरत है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की भी जरूरत है। क्या ये कहीं मना किया गया है कि गवर्नमेंट अपने पास हथियार नहीं रखेगी? और अगर मना है तो फिर तो इंडिया को भी आप आतंकवादी बोल देंगे। जो वेस्टर्न मीडिया आतंकवादी बोल रहा है, देखिए टेररिज्म का कोई डेफिनेशन नहीं है, एक ही डेफिनेशन है कि जो बेगुनाहों को मारे वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। तो आज की डेट में यह पूरी दुनिया कह रही है चिल्ला चिल्ला कर कि 50,000 बेगुनाहों को कम से कम, जबकि लाखों की तादाद है, इजराइल मार चुका है। तो सबसे बड़ा टेररिस्ट नंबर 1 जो है वो नेतन्याहू है, इजराइल है, और आतंकवाद की फैक्ट्री जो है वो इजराइल है। तो आप ये समझ लीजिए, आप पूरी दुनिया को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नेतन्याहू को जो टेररिस्ट नंबर 1 है, हमने अभी उसका जो है जोरबाग के अंदर फ्राइडे के रोज अगर आपने देखा हो, वहां पर बाकायदा उनका एफिजी बर्न किया गया, उसके ऊपर सबका कहना एक था कि ही इज द टेररिस्ट नंबर 1। सो नेतन्याहू इज द टेररिस्ट नंबर 1। अगर टेररिस्ट किसी को कहा जा सकता है इन द डेफिनेशन, कि जो टेररिज्म की डेफिनेशन है वो यही है जो बेगुनाहों को मारे, और ये सब मान रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन है, इससे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है कि टर्की के बॉर्डर के ऊपर आपके गाजा के अंदर लाखों बच्चे और औरतें बैठी हुई हैं, हम जैसे देश के लोग, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज के लोग जो हैं वहां पर उनकी मदद के लिए खाना भेज रहे हैं, और ये वहां पर जो है कह रहा है खाना अंदर नहीं आया। वो ट्रक्स खड़े हैं लाइन से, हजारों ट्रक खड़े हुए हैं जो दवाइयां लेकर, खाना लेकर, पानी लेकर, ये कह रहा है मैं ना दवाई लेने दूंगा ना। इंडिया भेज रहा है, मान लीजिए खाना भेज रहा है, हथियार तो नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा खाना? अब यही जो आर्ग्यूमेंट है फॉर डिबेट से कहा जाता है कि इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि अब कहीं आयतुल्लाह खोमेनी अगर कहते हैं कि ये धर्म युद्ध है और सारे शिया मुसलमानों को सुन्नी शिया ना देखकर एक साथ आना चाहिए, तो इस पर मैं अशरफ भाई से भी उस पर राय जानना चाहूँगी कि क्यों इजराइल उसी तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रहा है जैसे ईरान देख रहा है या जैसे लेबनान देख रहा है। आप कह रहे हैं कि एक तरफ के बच्चे गाज़ा में मारे जा रहे हैं, एक बाल्फोर एग्रीमेंट हुआ था जो ब्रिटिशर्स के थ्रू किया गया, और उनकी जो क्रिएट की हुई प्रॉब्लम थी
जिसमें फ़लस्तीन, ना ही फ़लस्तीनियों को नहीं गाज़न्स को पूछा गया कि क्या यहाँ पर इज़राइल का एक प्रॉमिस लैंड बनना चाहिए। तो एक बाल्फोर अग्रीमेंट हो गया और उसके आगे चलते चलते इज़राइल कहने लग गया कि अब ये हमारा क्षेत्र है, हमारा लैंड है, और फ़लस्तीनियों से भी नहीं पूछा गया। तो ये इतना संगीन, इतना डीप मुद्दा है, इतने सालों का मुद्दा है कि ये आज भी कहीं ना कहीं सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो आगे चल के अब क्योंकि ईरान की तरफ से भी अटैक हो चुका है इज़राइल पे, और हिज़्बुल्लाह के टॉप लीडरशिप को इज़राइल ने ध्वस्त कर दिया है, इस्माइल हानिये उन्हें भी ख़त्म कर दिया है। अब आगे चल के आप क्या तरीका देख रहे हैं? क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इज़राइल भी कह रहा है हम पे अत्याचार हो रहा है, गाज़ा फ़लस्तीन के लोग, वेस्ट बैंक के लोग भी कह रहे हैं हम पे अत्याचार हो रहा है। देखिए, सन 1979 में ईरान का जब इनकलाब आया, वो इनकलाब अमेरिका के ख़िलाफ़ था। रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप? इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान की मैं बात कर रहा हूँ। इमाम खुमैनी की रहबरी में जो इनकलाब ईरान में रूनुमा हुआ, वो इनकलाब बाहरी ताकतों के ख़िलाफ़ था। जितनी भी यूएसए की प्रॉक्सीज और उनका जो डोमिनेशन था उसके ख़िलाफ़ इनकलाब था। और उसके बाद जैसे ही वो इनकलाब कामयाब हुआ, ईरान के ऊपर 8 साल एक जंग थोप दी गई, जिस जंग को सद्दाम हुसैन ने लड़ा। उसकी सपोर्ट के अंदर ईस्ट वेस्ट सारे आए और ईरान के उस इनकलाब को ख़त्म करने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोर लगाया। 8 साल तक वो जंग ईरान ने लड़ी और वहाँ की अपने लोगों की ताकत और अपने लोगों की जो हिम्मत थी, उन्होंने उस लड़ाई को 8 साल के बाद जीता। उसी दरमियान एक और आवाज़ थी जो इमाम खुमैनी ने लगाई, वो पूरे क्षेत्र से अमेरिका के डोमिनेंट को ख़त्म करने की आवाज़ थी। उसी ज़माने में मस्जिद अक्सा का मसला था, फ़िलिस्तीन का इशू बहुत बड़ा इशू था। इमाम खुमैनी ने अपने उसूलों में उसको भी शामिल किया कि हमारा मकसद न फ़कत ईरान में इस्लामी हुकूमत बनाना, बल्कि फ़िलिस्तीनियों की हुकूक को वापस कराना भी हमारा मकसद है। चूँकि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनकी ज़मीनों को कब्जाया गया है, इसलिए हमारा फरीज़ा है कि हम ईरान की स्वतंत्रता के साथ साथ फ़िलिस्तीन की स्वतंत्रता की भी लड़ाई में हिस्सेदारी, जो हमारी ड्यूटी बनती है, उसको अदा करें। लिहाजा ईरान ने शुरू इनकलाब से ही वो तमाम ग्रुप्स, वो तमाम ग्रोह के जो फ़िलिस्तीन की लड़ाई को लड़ रहे थे और उनके हुकूक की बाजियाबी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इमाम खुमैनी और उसके बाद इमाम खामनेई, उन्होंने उसको फ्री हैंड होके सपोर्ट किया। और आज भी ईरान की पूरी जनता फ़िलिस्तीन के मुद्दे पे फ़िलिस्तीनियों के साथ है, इसराइल के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि इसराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन को कब्ज़ाया है। हमारा मसला हिंदुस्तान में समझने का इसलिए गलत है कि हम वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव से सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल और फ़िलिस्तीन के इशू को समझना चाहते हैं, जो निहायत ही गलत है। फ़िलिस्तीन का इशू पिछले 70 साल से है। 7 अक्टूबर 2023 को जो गज़ा के लोगों ने इसराइल के ऊपर जो किया, वो नतीजा था पिछले 70 साल से जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनके ऊपर जो उनके ज़मीनों को कब्जाया गया, उनके निहत्ते लोगों को मारा गया। 7 अक्टूबर 2023 से पहले 50,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इसराइली जेलों के अंदर थे। वो उनकी आज़ादी चाहते हैं। उनके घरों पे जब चाहता है इसराइल बुलडोज़र फेर देता है, उनके घरों को, उनके आशियानों को तहस नहस कर देता है। ये जो हिमास की कार्रवाई थी, एक बदले की कार्रवाई थी। वो ये कहते हैं कि हमने सेटलर्स के ऊपर हमला किया। सेटलर्स कौन है? जो गैर कानूनी तरीके से दुनिया के दूसरे मुल्कों से लाके जबरदस्ती उनकी सरजमीनों पे बसाए गए हैं। लिहाजा एक नजरिया तो ये है कि उस कार्रवाई को आप जायज़ करार देते हैं, ईरान भी जायज़ करार देता है, चूंकि हिमास ने उस कार्रवाई को 70 साल की आक्रमणकारी नीतियों के खिलाफ अंजाम दिया। दूसरा ये कि पिछले 1 साल के अंदर जो इसराइल ने जुल्म किए हैं,
पिछले एक साल से अंदर 42,000 से ज़्यादा निहत्थे लोगों का कत्ल हुआ, जिसके अंदर 26,000 से ज़्यादा औरतें हैं, 17,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये जो कत्ल वारतगरी है वेस्टर्न मीडिया की प्रोपेगेंडा नीति के ऊपर, उसके नैरेटिव के ऊपर आज इंसानियत शर्मसार है कि कहाँ है इंसानी हुकूक की बात करने वाले इदारे, कहाँ हैं वो इदारे के जो हर मुल्क को ये अधिकार देते हैं कि वह अपनी सोवर्निटी, अपनी डिग्निटी और अपने तमाम तर हुकूक को बचाने के लिए लड़ाई लड़ें। ये हक हिजबुल्लाह को क्यों नहीं दिया जाता? ये हक ईरान को क्यों नहीं दिया जाता? ये हक हमास को अपनी सरजमीन से दिफा करते हुए उसको क्यों नहीं दिया जाता? उसको क्यों, जब वो अपनी सरजमीन से अपने लोगों का दिफा करती है तो उसको क्यों टेररिस्ट कहा जाता है? हिजबुल्लाह जब लेबनान की सरजमीन के ऊपर अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए आर्म रखती है, वेपन्स रखती है, तो क्यों उसको टेररिस्ट कहा जाता है? जबकि हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारे देश के अंदर हिजबुल्लाह को टेररिस्ट नाम यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शुमार नहीं किया जाता। ये एक सवाल था, क्योंकि मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इसको। लिहाजा आज मैं समझता हूँ पिछले एक साल से दुनिया खामोश तमाशाई है और इंसानियत शर्मसार है। वो आदमी के जो हमास को या हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह के उनके लीडर्स जो इंसानियत के लिए लड़ रहे हों, हसन नसरुल्लाह वो शख्सियत के जिसके ने हमारे बहुत सारे माइनॉरिटीज़ जो उस एरिया में बसते हैं, सीरिया की जंग जो आईएसआईएस के खिलाफ थी, यूएन चार्टर अमेरिका उसको टेररिस्ट मानता है, अन-नुसरा फ्रंट को अमेरिका टेररिस्ट मानता है, अन-नुसरा फ्रंट हो या आईएसआईएस हो, उसके खिलाफ किसने जंग लड़ी है? उनको, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, खूंखार ऑर्गेनाइजेशन को किसने तहस नहस किया? सैयद हसन नसरुल्लाह ने। क्यों? क्योंकि आईएसआईएस जिसको दाइश कहा जाता है, वो इंसानियत की दुश्मन थी। उसने माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने की पॉलिसी पे अमल किया। उसने सैयद हसन नसरुल्लाह खाली शियों के लिए बहुत अहमियत नहीं रखते थे, बल्कि वो माइनॉरिटीज़, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे अहले सुन्नत हो या दूसरी जितनी भी कम्युनिटीज़ हों, वो सब उनको एहतराम की नज़रों से जानते थे और उनका एहतराम करते थे। जब कोई बात वो कहते थे तो उसके ऊपर अमल करते थे। सही आपने बोला कि लेबनान के अंदर उनके पास वो ताकत है जो वहाँ नेशनल आर्मी के पास भी इतनी ताकत नहीं है। उसके बावजूद आज तक हिजबुल्लाह ने ज़बरदस्ती नॉन डेमोक्रेटिकल वे में जाके लेबनान की हुकूमत को नहीं कब्जे में लिया, बल्कि वो जो एक डेमोक्रेटिकल सिस्टम है, प्रोटोकॉल यानी जो सिस्टम लेबनान की गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसी सिस्टम के तहत चल के अगर उनके पास 14 MP होते हैं तो वो 14 होते हैं। अगर जितने MP उनके जीतते हैं वो उन्हीं के ऊपर इक्तफा करती है और दूसरे जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनको उनका हिस्सा देती है और अपना हिस्सा लेकर लोगों की खिदमत करती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दूसरे पॉलिटिकल पार्टियां वहाँ की करती हैं। ठीक है। आरोप जो लगता है भारत के शिया या सुन्नी मुसलमानों के ऊपर वो यही है कि जब भारत के शिया मुसलमान कहते हैं कि हम हसन नसरुल्लाह का समर्थन करते हैं या हम इस्माइल हानिये का समर्थन करते हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका है भारतीयों का जो हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों है कि भारत के मुसलमान, चाहे वो सुन्नी शिया हो या बोरा मुस्लिम्स भी हों बहुत कम तादाद में, वो हसन नसरुल्लाह का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी भारत से क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, हम 2 स्टेट थ्योरी पर तो हमेशा बात करते रहे हैं, हमने कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल और जो लड़ाई हो रही है जिसमें ईरान अब घुस गया है हिजबुल्लाह के साथ, 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत पुरानी बात लगने लग गई है। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, अगर पुरानी बात तो इसलिए अब लोगों को लगने लगा है क्योंकि सबको अब ये अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इजराइल को जो यहाँ पर जो लोग यहाँ पे रिफ्यूजी बनकर आए थे, जीव्स तो यहाँ रिफ्यूजी थे, इनको ही रिफ्यूज दिया था इन लोगों ने, और आज जो किराएदार था वो मकान मालिक बन बैठा है। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, किराएदार आता है, मकान पे कब्जा, ऐतिहासिक तो यही है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब पूरे वेस्टर्न मीडिया सबको लगने लगा है कि 2 नेशन थ्योरी बहुत पुरानी हो गई है और जीव्स को यहाँ से भगा देना चाहिए। ये जब तक रहेंगे बेगुनाहों को मारते रहेंगे। ये जो 1 लाख लोगों को अभी कत्ल किया है इन लोगों ने, इसके बाद इनसे बड़ा आतंकवादी तस्वुर में भी नहीं है।
देखिए जो ये पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है ये सब तो अपने इंटरेस्ट को लेकर हैं कि किसी का क्या फायदा, बट एट लार्ज आप चाहे क्रिश्चियन से बात कीजिए चाहे हिंदू से बात कीजिए, किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 1 लाख लोग क्यों मार दिए। भाई हमास के आपने कहा कि हमने हमास खत्म कर दिया, हमने सब बंकर्स डिस्ट्रॉय कर दिए, 1 साल हो गया ना, हमने सब आतंकवादी मार दिए। अब किस लिए भैया खाना नहीं देने दे रहे हो वहां पर, अब क्यों ट्रक रोक के खड़े हो, अब क्यों बच्चों को मारा जा रहा है, अब क्यों दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, अब क्यों औरतों को मारा जा रहा है, अब क्यों अभी भी आप रोजाना बम मारते हो वहाँ के जो बेचारे। हमने देखा कि जहाँ पर एक कैंप के अंदर हजारों बच्चों को इकट्ठा कराया कि सब कैंप में इकट्ठा हो जाइए, और फिर कैंप पे जाके बम मार दिया। तो ये जो इजराइल कर रहा है ये बात आपकी ठीक है, असलियत में पूरी वर्ल्ड को एक बार दोबारा से रीथिंक करना चाहिए कि ये जो एक हिस्ट्री में गलती हुई है इजराइल को वहां पर जगह देकर ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही है क्या आपका। आपको लग रहा है ये ऐतिहासिक गलती हुई है, ऐतिहासिक गलती है? या फिर क्योंकि अब ये कहना है कि क्योंकि इजरायली भी तादाद में बहुत कम है, हार्डली 1 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है वहाँ पर, वो भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। और वहाँ के जो मुसलमान हैं, ईरान सबसे बड़ा जो शिया नेशन माना जाता है, उसके आसपास के जो नेशंस हैं, सऊदी अरब है, बाकी सारों में सुन्नी पॉपुलेशन की जो है डोमिनेंस है। तो कहीं ना कहीं ये ईरान से या शिया आवाज़ ज़्यादा बुलंद हो इसके लिए भी है, क्योंकि शिया भी कहीं ना कहीं मुसलमानों में माइनॉरिटी में ही गिने जाते हैं। देखिए ये बात आपकी ठीक है कि शिया माइनॉरिटी में गिने जाते हैं, मगर अभी जो सिचुएशन है शिया सुन्नी सब लोग हज़रत इमाम हुसैन को अपना आइडल मानते हैं। हज़रत इमाम हुसैन को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब मानते हैं। और सब ये मानते हैं कि जिस तरह इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी और उसके बाद जो है ये मैसेज दिया कि चाहे पूरा घर कुर्बान हो जाए हमें इंसानियत को बचाना है, आज सब लोग इस पे इत्तफाक कर रहे हैं कि जिस तरीके से बेगुनाहों को मारा जा रहा है, चाहे फ़िलिस्तीन में मारा जा रहा हो, चाहे लेबनान में मारा जा रहा हो, चाहे कहीं भी, सब जगह पर ये गलत हो रहा है और इसके खिलाफ हम लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए। ईरानी जो टू नेशन थ्योरी की आपने बात की कि वो पुरानी हो गई, ईरान इस टू नेशन थ्योरी को कभी नहीं माना। हाँ, ईरान नहीं मानता, लेकिन एक नई भारत थ्योरी कहता है 44 साल पहले जो इमाम खुमैनी की और इमाम खामनेई की थ्योरी है वो ये है कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, चाहे उसमें यहूदी हो, चाहे उसमें क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो। ये चाहिए है जो यूएनओ के अंदर भी उसको माना गया है कि जो सेटलर्स बाहर से आके बसाए गए हैं वो उनको इसराइल छोड़ देना चाहिए। उसके बाद एक रेफरेंडम हो कि जिसके अंदर जो वहाँ के असल यहूदी हैं, जो जो अरबिक स्पोकन है, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो रेफरेंडम करें और वो तय करें कि इस मुल्क की हुकूमत कैसे चले, अब देखिए कौन सा मॉडल वो अपनाए। कल्चरली भी कितना फ़र्क है, शिया मुस्लिम है, ईरान में फ़ारसी बोली जाती है, सऊदी अरब और तमाम जो नेशंस हैं वहाँ पे अरबी बोली जाती है हिस्टोरिकली स्पीकिंग, और ख़ासकर इज़राइल में हिब्रू बोली जाती है। ये सारे अलग डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह, हमास जो एक सुन्नी लेड ऑर्गेनाइजेशन है, साथ आ गए। अब यमन के हूती भी इज़राइल पे बमबारी कर रहे हैं, तो इज़राइल का कहीं ना कहीं यही कहना है कि हम पे भी तो बमबारी हो रही है, हम तो डिफेंस ही कर रहे हैं। जैसे वेस्टर्न मीडिया अगर उन्हें हिजबुल्लाह को और हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, वैसे ही जो मिडिल ईस्टर्न मीडिया है वो इज़राइल और यूएस के को आतंकी बोल रही है। फिलिस्तीन की लड़ाई कोई मजहबी बुनियादों पे नहीं लड़ी जा रही है, फिलिस्तीन की लड़ाई इंसानियत की बुनियादों पे लड़ी जा रही है। इंसान की मोरालिटी इस बात को उससे मांग करती है कि आप फिलिस्तीन की कॉज के लिए, फिलिस्तीन के लिए लड़ाई करो या फिलिस्तीनियों का साथ दो। मोरालिटी है वो, इसलिए कि इंसानियत के तमाम तर इदारे जो बने हैं दुनिया के अंदर, उनकी इसराइल ने कभी पिछले 70 साल में जितनी भी उसके खिलाफ करारदादें हुई उनको अपने पैरों के नीचे रौंदा है। इसराइल ने पिछले 70 साल में कोई भी करारदाद यूएनओ के थ्रू या वो इंसानी हुकूक के पासबान इदारे जितने भी हैं उनकी कोई बात आज तक नहीं मानी। और मकान मालिक को साहिब मकान बनाने में ये इंसानियत कहती है कि जो चीज़ जिसकी है उसको मिलनी चाहिए।
फ़िलिस्तीनी मज़लूम है, मज़लूमियत का साथ देने के लिए किसी का हिंदू होना, किसी का मुसलमान होना, किसी का ईसाई होना, किसी का यहूदी होना ज़रूरी नहीं है। इंसान होना काफ़ी है कि वो फ़िलिस्तीनी कौज़ के लिए लड़े, फ़िलिस्तीनी कौज़ का सपोर्ट करे और फ़िलिस्तीनियों का साथ दे। यही वजह है इसराइल ने ना किसी को मुसलमान समझ के, ना किसी को हिंदू समझ के, ना किसी को शिया और सुन्नी समझ के, बल्कि इसराइल के मुकाबले पे, उसकी मिसाइल की जद पे कोई भी आ गया, चाहे वो बच्चा था, बूढ़ा था, औरत थी, कोई भी था, उसको उसने मारा है। क्या गजा के अंदर क्रिश्चियन नहीं बसते थे? क्या गजा के अंदर नॉन मुस्लिम नहीं बसते थे? लेबनान में भी तो बहुत क्या क्रिश्चियंस लेबनान होते के थे। अंदर शियों के अलावा और कोई नहीं बसता? सब बसते हैं। जब किसी बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल मारता है तो उसमें यहूदी भी मारा जाता है, उसमें ईसाई भी मारा जाता है, शिया भी मारा जाता है, सुन्नी भी मारा जाता है। इसराइल का जो चेहरा है, चरित्र है, वो जुल्म करने वाला है। वो जुल्म जब करता है तो उसकी जद पे कोई भी आ जाए वो उसको तहस नहस करता है, और उसका हर कोई वो दुश्मन है कि जो इसराइल का जो इन्वेजन, इसराइल की जो आक्रमणकारी नीतियां हैं, जो उसके खिलाफ खड़ा हो, वो उसका दुश्मन तस्वुर किया जाता है, और वो अपने हर दुश्मन को टेररिस्ट कहता है। अब फिर कहीं ना कहीं यही कारण है कि जब हसन नसरल्ला की मौत हुई उसके बाद ईरान ने जो रिटेलिएशन दिखाया वो इस तरीके से दिखाया कि हम रिटेलिएट कर चुके हैं एक कारण के लिए, अब इजराइल से वो रिटेलिएशन नहीं मांग रहे हैं। ईरान भी तो एक वेट एंड वॉच पॉलिसी खेलता है वॉर में, लेकिन इससे जो इम्पैक्ट आता है शिया मुसलमानों पे भारत में, उसको आप लॉन्ग टर्म में कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ईरान ने कभी भी कोई अटैक किया ही नहीं है, हमेशा ये डिफेंस की पॉलिसी में रहे हैं। आज भी जो ये हुआ है, जब इन्होंने हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया, उसके बाद इन लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू किया कि साहब अब आयतुल्ला खामेनी साहब का नंबर है। मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि दरिंदा, जो दरिंदा होता है वो एक जुल्म करके नहीं रुकता है। तो जब इनके इतने हौसले बुलंद होने लगे और सब होने लगा, और जिस तरीके से इन्होंने वहाँ बेगुनाहों को मारा था, तो ईरान का आप जवाब देखिए कैसा था। उन्होंने उनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर अपने अटैक किया है, किसी रिहायशी एरिया पे नहीं, जबकि सारे जीव रहते हैं वहां पर, मगर एक भी रिहायशी एरिया को टारगेट नहीं किया, और बता दिया कि देखो हम जवाब देने चाहें हम दे सकते हैं, मगर आज भी हम बता रहे हैं कि तुम्हारी जो नीति है गलत है। दुनिया को मैसेज दिया ईरान ने और दिखा दिया कि असली आतंकवादी कौन है। ये दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया कि ये जो आदमी है, ये जो नेतन्याहू है, ये बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, ये रेजिडेंशियल एरियाज पे कर रहे हैं, और हमने अगर जवाब भी दिया है तो जवाब देने में हमने आर्मी बेस के ऊपर अटैक किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जंग से इजराइल बेनकाब हो चुका है, सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल डिक्लेयर हो चुका है। आप अगर कहीं भी पूछेगा एट लार्ज अक्रॉस द वर्ल्ड, आप देखेंगे 99% पब्लिक जो है वो ये मानती है कि ये आतंकवादी नंबर 1 जो है ये इजराइल है, और आतंकवादी जो है ये सारा आतंकवाद पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम सिर्फ इजराइल कर रहा है। और ईरान को लेकर एक चीज, अगर देखिए हम सैयद हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हैं, तो फिर हमारे देश ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हमारे देश ने एक्सपीरियंस किया है आज़ादी कैसे मिलती है। फिर हम भगत सिंह की शहादत को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर हम सैयद हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी कहें। फिर हम सुखदेव और अशफाकुल्ला खां की शहादत को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अगर हम सैयद हसन नसरुल्लाह को टेररिस्ट कहें। इसलिए ज़रूरी है, इंसानियत इस बात का तकाजा करती है कि अगर हम अशफाकुल्ला खां को, सुखदेव को, भगत सिंह को या चंद्रशेखर आज़ाद को एक फ्रीडम फाइटर और उनकी शहादत को ट्रिब्यूट और सलाम पेश करते हैं, तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम सैयद हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कहें और उनके दी जाने वाली कुर्बानी को सलाम इसलिए पेश करें कि वो भी दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए वो शहीद हुए, और अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने लोगों की, दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर शहीद हुआ। वो इसीलिए क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई थी और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, और किसी भी भारतीय को या किसी भी इनोसेंट अंग्रेज को भी उन्होंने टारगेट नहीं किया। हमेशा बड़ी चीज ये नहीं, मतलब वो हमेशा अंग्रेजी हुकूमत को टारगेट उन्होंने किया। एक सबसे बड़ी चीज, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आप दोनों, अब तो एस्केलेशन हम देख रहे हैं, ईरान अटैक कर चुका है, इजराइल अब
वेट कर रहा है। कभी भी कहा जा रहा है कि इजराइल की तरफ से अटैक हो जाएगा। जो तेल के बेसिस हैं ईरान के, या जो न्यूक्लियर जहाँ पे ईरान अपना काम कर रहा है, बना नहीं पाया है अभी, लेकिन न्यूक्लियर काम जो चल रहा है वहाँ अटैक करेंगे। किस हद तक देखते हैं अब आप इसको, क्योंकि 1 साल हो चुका है 7 अक्टूबर को, और अब क्या आप देख रहे हैं कि ये और लंबी लड़ाई चलने वाली है? देखिए, ईरान मैं समझता हूँ बहुत ताकतवर देश है। ईरान के पास वो सारी चीज़ें हैं कि जो अपने दुश्मन को वो उसके ज़रिए जवाब दे सकता है। ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक करके बताया भी है, समझाया भी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं समझता हूँ ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो जहाँ चाहे वहाँ पे हमला कर सकता है। वहाँ के ऊपर मैं समझता हूँ अगर ईरान के ऊपर अब कोई हमला होता है तो ईरान जो हमला अभी उसने इसराइल के ऊपर किया उससे 10 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा करने की क्षमता रखता है। और ईरान इस चीज़ हर सिचुएशन के लिए तैयार है। उसने अपने तमाम तर हाइपरसोनिक मिसाइल्स और भी उसके अलावा तमाम ड्रोन्स आमादा किए हुए हैं, तैयार किए हुए हैं कि जैसे ही उनके ऊपर हमला होता है तो वो डिफेंसिव पोजीशन में आके मिडिल ईस्ट के अंदर किसी भी छोर पर किसी भी पॉइंट को टारगेट करने की क्षमता रखते हैं, और वो करेंगे। चूँकि उनके रहबर ने, उनके सुप्रीम लीडर ने, आयतुल्ला सैयद अली खामनेई ने ये बार बार कहा है कि अगर हम पे हमला होता है तो हम इस मर्तबा वो जवाब दुश्मन को देंगे कि दुश्मन पछताएगा और फिर कभी हमला नहीं कर पाएगा। वो खुद कहते हैं कि ईरान उस वक्त भी कामयाब हुआ जब वो एक बहुत कमज़ोर देश था, 8 साल जंग की बात करते हैं, और आज ईरान उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। ईरान के पास वो मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है कि जो खित्ते के किसी देश के पास मैं समझता हूँ मौजूद नहीं है। इसलिए आप ये बात कहना कि ईरान इसराइल के हमले में बर्बाद हो जाएगा या ईरान कमज़ोर पड़ जाएगा, ये मैं समझता हूँ हकीकत से परे की बात नहीं, है। क्योंकि ईरान के पास भी सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है, रशिया का सपोर्ट है। ईरान इनकी सपोर्ट के बगैर भी बहुत ताकतवर देश है, मैं समझता हूँ। अच्छा। जी, ईरान ने मुकाबला किया। ईरान ने 8 साल जंग के अंदर रशिया हो, अमेरिका हो या दूसरे खित्ते के और देश हो, उनका उनसे भी मुकाबला मुकाबला किया अब से 35 साल बहुत पहले ईरान पहले। ने किया है और 8 साल तक किया है, और उसको उन सबको शिकस्त देकर ये साबित किया है कि हम शिकस्त खाने वाले नहीं। आने वाले समय में, जैसे आप कह रहे थे, ये आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आयतुल्ला अली खमेनी के ऊपर अगर कोई आपदा आती है, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि अरे अगला नंबर इनका हो सकता है ये वो, तो क्या भारत के भी शिया मुसलमान इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे? शिया नहीं, शिया सुन्नी सब सारे मुसलमानों के लीडर हैं आयतुल्ला खामनी साहब। ये जो 1% आपको कहीं बोलते हुए दिखाई देते हैं जो खिलाफ कहीं पर, तो आप उन 30, 40, 50 लोग जो ये ऊपर के दिखते हैं, आप उन सब के बैंक अकाउंट चेक कराइए, उनको इसराइल से फंडिंग आ रही है, इस वजह से बोलते हैं। अदरवाइज एट लार्ज शिया सुन्नी सब लोग, सब मुसलमानों के आयतुल्ला खामनी साहब रहबर हैं, और डेफिनेटली ऐसी गलती करने की कोई अगर हिम्मत करेगा तो हर इंसान को अफसोस होगा। और मुझे ऐसा लगता है तो आप कह रहे हैं भारत में कोई ऐसा शिया मुस्लिम नहीं है जो इस बात से सहमत नहीं है कि हम हसन नसरल्ला को एक फ्रीडम फाइटर माने? शिया सुन्नी सब, ओनली नॉट शिया में आप इसे जो कर रहे हैं, शिया और सुन्नी सब। लखनऊ के अंदर 1 लाख लोगों ने प्रोग्राम किया था, वहाँ ऐलान हुआ दरगाह एरिया में कि आप दुकानें बंद रखेंगे। आप देखिएगा 100% दुकान बंद है, जिसमें आधी ज़्यादा सुन्नी भाइयों की दुकानें। तो सुन्नियों ने लखनऊ के अंदर, वो तो वॉलंटरी दुकानें बंद की गई ना, दुख में, अफसोस में, शोक में। तो आप लखनऊ का देखिए, आप यहाँ इस्लामिक सेंटर में प्रोग्राम हुआ जहाँ ईरान के एम्बेसडर खुद आए थे, फिलिस्तीन के एम्बेसडर भी थे, वहाँ पर आधे ज़्यादा सुन्नी हज़रत हमारे भाई साथ में थे। जोरबाग के अंदर वहाँ पर जो एफिजी बन का, वो वहाँ सुन्नी हज़रत। सैयद हसन नसरुल्ला सबके नेता हैं, के एक सिपाही थे। वो खुद इस बात पे फ़ख्र करते थे, सैयद हसन नसरुल्ला शहीद अपने इस बात पे फ़ख्र करते थे कि मैं सैयद अली खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका एक सिपाही हूँ। तो अगर इमाम खामनेई के ऊपर जो आप आपदा की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई मसला पेश आता है तो यकीन जानिए कि दुनिया बदल जाएगी। और ये जो देश, ये देश अरब देश के जहाँ की हुकूमतें अमेरिका की अलाई बन के
खामोश बैठी हैं, ये लोग अपनी हुकूमतों को नहीं बचा पाएंगे। ये आप कह रहे हैं कि अरब देशों पर अरब भी देशों खतरा के ऊपर मंडरा पूरा सकता पूरा है। खतरा मंडरा सकता है। वहाँ की आवाम अपनी अपनी हुकूमतों के खिलाफ इनकलाब बपा करके उनको खदेड़ सकती है। ये बहुत अच्छे तरीके से अरब के जितने भी डिक्टेटर्स हैं वो सब समझते हैं और जानते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसराइल ये गलती नहीं करेगा। नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें समझाने के लिए कि किस तरीके से अब जो इज़राइल का जो वेट एंड वॉच पॉलिसी है, ईरान भी एक तरीके से कह रहा है कि नहीं, हम अटैक कर चुके हैं, हमारा एक रिटेलिएशन था इज़राइल के ऊपर, लेकिन हम और एस्केलेशन या और बढ़ावा इस वॉर का नहीं चाहते। लेकिन अब क्योंकि ईरान अपनी तरफ से जवाब दे चुका है, इज़राइल के जवाब का इंतज़ार है कई देशों को। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच अमेरिका भी नहीं चाहता है कि कहीं ना कहीं इज़राइल और ईरान के बीच में लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि कल को तेल और बाकी सारे जो कमोडिटीज़ हैं वो बहुत महंगे हो जाएं। लेकिन क्या ये धर्म की लड़ाई देखी जा रही है या ये एक ज़मीनी लड़ाई देखी जा रही है? इस पर अभी भी विवाद है और आगे भी विवाद चलता रहेगा, क्योंकि इज़राइल फ़लस्तीन और गाज़ा को लेकर जो मुद्दा है वो 1 साल या 2 साल में समझने का नहीं है, वो एक बहुत लंबा मुद्दा है। और लड़ाई में जायज़ सी बात है, दोनों तरफ से जो लोग हैं उन्हें नुकसान पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सलूशन ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ईरान और इज़राइल के बीच अब जो है एस्केलेशन कोई नहीं चाह रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान ने अब इज़राइल को जवाब दे दिया है, जवाब इज़राइल की तरफ से आना बाकी है। लेकिन क्या ये लड़ाई जो वेस्ट एशिया में हो रही है, क्या ये सिर्फ धर्म को लेकर है या ये ज़मीनी लड़ाई है? और इस मुद्दे को सिर्फ पिछले 2 या 3 सालों में समझना बहुत मुश्किल है, बहुत गलत भी होगा, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है और इसमें कई अब देश जो हैं सामने आकर बात कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये हमारा डिस्कशन? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जवाब दे के बताइएगा। और अगर ऐसे टॉपिक्स पर आप और बात सुनना चाहते हैं, डिस्कशन सुनना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।